जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सीटेट दिसंबर 2024 जो भी अभ्यर्थी अगर सीटेट दिसंबर 2024 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। यानी सीटेट मैथ पेडागोजी सेट 1 है, ठीक है। तो सेट 1 है, यह पहला सेट 1 है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जो बार बार परीक्षाओं पूछे जाते हैं वही प्रश्न लिए गए हैं दोस्तों। तो ऐसे आप लोग अपने सीटेट का जो मैथ पेडागोजी उसे तैयार कर जाए। कहीं ना कहीं आपके लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। वीडियो में स्टार्ट से इन तक बने रहेगा, तभी आपको सारे प्रश्न समझ में आएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें साथियों कि अगर आप लोग चैनल पहले बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त या फ्रेंड के साथ इसे शेयर भी करिएगा। साथ ही में बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले ही पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों, जो पहला प्रश्न दे दिया गया, यानी सीटेट मैथ पेडागोजी के जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है कक्षा 2 के, यानी कक्षा 2 के छात्र को 35 लिखने को कहा गया तो कुछ ने 305 लिख दिया, ठीक है। तुम कुछ ने 305 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? तो कैसे संबोधित करेंगे, देखिए जो ऑप्शन नंबर 1 दिया गया कि यह बताकर कि यह गलत है, उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। श्यामपट्ट पर सही उत्तर लिखकर उनको अपनी कॉपी में 10 बार सही लिखने के लिए देकर उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाकर। तो कौन सा इसका राइट आंसर है? जो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है। तुम ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसलिए देखिए, उन्हें मूर्त मतलब समझ, जो बच्चा उसे देख सकता है, छू सकता है, महसूस कर सकता है, यानी वह मूर्त पदार्थ कहलाते हैं। जैसे पेड़ हो गए, पौधे हो गए, कुर्सी हो गया, मेज हो गया, चिड़िया हो गया, पशु पक्षी। और जैसे छोटे बच्चों को मैथ कैसे, बचपन में छोटे बच्चों को कैसे मैथ सिखाया जाता है। जैसे एक चूहे ले लेंगे, एक चूहे, ठीक है। कुल मिलाकर कितने चूहे हो गए तो बताएगा बच्चा 3 चूहे हो गए, ठीक है। तो कबूतर लीजिएगा, जैसे उसके वास्तविक जीवन से जोड़कर ही मैथ पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो यानी उसे मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाकर। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक साथियों। चलिए अगले प्रश्न में चलते। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, ठीक साथियों। प्रश्न नंबर 2 है। तो प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया गया है? गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण मानचित्र में कौन से पहलू विद्यमान है, ठीक साथियों। कौन से पहलू विद्यमान है? ऑप्शन नंबर 1 है मानचित्र का अर्थकलन, ठीक है। तो बिना पैमाने वाला आलेख, संकेतों प्रतीकों का प्रयोग, पैमाने के अनुसार आलेख खींचना। तो जो इसमें कूट भाषा में लिखा गया कौन सा सही हो सकता है, ठीक साथियों। देखिए कौन सा सही हो सकता है। देखिए, एक मानचित्र का अर्थकलन, ठीक है। तो अर्थाकन मतलब किसी भी मानचित्र का सही अर्थ निकलता हो, समझ में आनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। देखिए, बिना पैमाने वाले आलेख, ठीक साथियों। छोटे बच्चों को अगर गणित पढ़ाना है, प्राइमरी के बच्चों को, तो क्या करेंगे, बिना पैमाने वाले आलेख आप लोग समझा देंगे कि नहीं, देखिए यह 1 किलोमीटर है या 2 किलोमीटर है। तो सैंपल ऐसे ही बताया जाता है, तो वास्तविक रोड पर लेकर जाकर बताया नहीं जाता है, ठीक साथियों। कहीं ना कहीं बिना पैमाने वाले आलेख, ठीक साथियों। तो बी हो गया। और अगला प्रश्न, अगला देखिए, संकेत प्रतीकों का प्रयोग। देखिए, संकेत प्रतीकों का प्रयोग भी होना अति आवश्यक है। तो पैमाने के अनुसार आलेख खींचना। देखिए, पैमाने के आलेख खींचना यह सही नहीं है, ठीक साथियों। प्राइमरी वाले बच्चों को यह सही नहीं है। जो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी हो गया, ठीक है। तो बी हो गया, ए और बी और सी, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही है। तो यानी जो इसमें ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया? अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? तो पूर्णांक है, चौपाई है, यानी चौपाई यानी टाइलिंग है, चौपड़, ठीक साथियों। देखिए, एक पूर्णांक हो गया, ऑप्शन नंबर 1 पूर्णांक हो गया, चौपड़ हो गया, और अनुमान लगाना हो गया, समिति हो गया। तो कौन से भाग नहीं है? तो नेगेटिव पूछा है। तो इसमें नेगेटिव ऑप्शन कौन सा है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, नेगेटिव का राइट नेगेटिव है, यानी पूर्णांक नहीं होना चाहिए।
यानी चौपड़ होना चाहिए, यानी उसका चार्ट होना। अनुमान लगाने के बच्चे को कर सकते हैं कि देखिए जैसे कि बच्चे बताए कि 12 कितना होता है, तो अगर 25 भी बता दिया या तो 23 भी बता दिया या तो 24 भी बता दिया, तो उसका मतलब जो क्वेश्चन होगा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सही माना जाएगा। ठीक है, तो अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे समिति हो गया, ए बी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये तीनों सही है, पूर्णांक नहीं, भाग नहीं है। ठीक है, तो गणित का पाठ्यक्रम, गणित का भाग नहीं है, पूर्णांक। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि मानकों का प्रयोग निम्नलिखित में किन अवधारणाओं को समझने के लिए किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है संख्या बोध, भिन्न प्रतिरूप, भिन्न स्थानीय मान आयतन, संख्या बोध प्रतिरूप आयतन, संख्या बोध चौपड़, टाइलिंग। ठीक है, तो टाइलिंग स्थानीय मान। तो किसके लिए, क्या समझाने के लिए, किसके लिए किया जा सकता है। ठीक साथियों, समझाने के लिए किया जा सकता है। जो इसका राइट आंसर है 4 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, यानी संख्या बोध भिन्न प्रतिरूप। देखिए संख्या का बोध होना चाहिए और भिन्न प्रतिरूप होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया, अगला प्रश्न नंबर 5 है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। देखिए इसमें कथन देखना कि कौन सा कथन सही है। समस्या समाधान में लड़के लड़कियां से अधिक योग्य हैं। देखिए ये जो ऑप्शन है दोस्तों, यानी कथन सही है। कौन सा सही है, समस्या समाधान में लड़के लड़कियां से अधिक योग्य हैं, यानी इसमें क्या है, लड़के लड़कियां से अधिक योग्य हैं। तो एक तरह से ये माना जा सकता है। ठीक है, तो अगला क्या दिया कि ग्रामीण पृष्ठ भूमि से आने वाले बच्चों को गणित कठिन लगता है। ठीक है, तो गणित कठिन लगता है। तो देखिए कोई मतलब कठिन गणित नहीं लगता है, किसी भी सामाजिक से हो बच्चा तो उसे कठिन नहीं लगता है। उसको टीचर को पढ़ाने का तरीका यानी बताने का तरीका कुछ ही अलग होना चाहिए, यानी यूनिक होना चाहिए कि बच्चे समझ लिया है। सभी बच्चों तो एक ही होते हैं, बस उनका थोड़ा स्वभाव जो होता है उनके पढ़ने लिखे का, किसी बच्चे का तेज़ी से होता है, किसी बच्चे का थोड़ा कम होता है, यानी धीमी गति से होता है। देखिए समस्या समाधान जो पॉइंट दिया गया ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है दोस्तों। ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है जो समस्या समाधान। देखिए समस्या समाधान में लड़के लड़कियां सहयोग करते हैं, ये देखिए ऑप्शन गलत है। लड़कियां भी समस्या का समाधान कर सकती हैं, लड़के भी कर सकते हैं। तो देखिए इसमें भेदभाव किया गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो भेदभाव है, कहीं एक पक्ष की वरीयता दी गई है, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। अगला कि ग्रामीण पृष्ठभूमि में आने वाले बच्चों की गणित कठिन लगता है। देखिए ये भी ऑप्शन गलत है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं ग्रामीण हैं जो कठिन नहीं लगता, उनको ईजी लगता है। देखिए ऑप्शन नंबर सी है अध्यापक के विचारों का प्रभाव गणित सीखने वाले के प्रदर्शन पर होता है। देखिए ये राइट आंसर है। ठीक साथियों, यानी यह राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक साथियों, जो दिया गया कि अध्यापक के विचार का प्रभाव गणित सीखने वाले के प्रदर्शन पर होता है। ठीक साथियों, जैसा अध्यापक आप सिखाने का कार्य करेंगे, जैसे TLM का यूज करेंगे, वैसे बच्चे भी सीख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यह सी सही है। कुछ भाषा में कौन सही है, 3 सही है। ठीक साथियों, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 6 है कि प्राथमिक कक्षा में विद्यालय को आंकड़ों का संग्रहण और अर्थकन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तम है। देखिए कौन सा योजना उत्तम है। देखिए पहला ऑप्शन जो है अभ्यास के लिए बहुत सारे प्रश्न उपलब्ध कराना। ठीक साथियों, देखिए अभ्यास के लिए बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न न कराना, यानी अर्थपूर्ण उपलब्ध होना चाहिए। अभ्यास के लिए जो प्रश्न होंगे अर्थपूर्ण होना चाहिए और कम सीमित मात्रा में होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे प्रश्न उसके एग्जाम्पल दे दिया जाए और उसका सार्थक न हो। तो देखिए ये ऑप्शन गलत हो गया। विद्यार्थी से सर्वेक्षण का संचालन करवाना चाहिए। जो इसका ऑप्शन नंबर 2 देखिए ये सही हो सकता है। देखिए और कौन से ऑप्शन है कि सही हो सकते हैं। कक्षा में क्विज प्रश्नोत्तरी का संचालन करना चाहिए। देखिए ये भी ऑप्शन गलत है। कक्षा में सामाजिक परिचर्चा विचार विमर्श का संचालन करना चाहिए। ठीक साथियों, जो इसका राइट आंसर है
जो इसका राइट आंसर है आंकड़ों का संग्रह अर्थक पढ़ाने के लिए कौन सा योजना उत्तम है। देखिए जो योजना उत्तम है ऑप्शन नंबर 2 सही है। विद्यार्थियों से सर्वेक्षण का संचालन करवाना चाहिए, यानी विद्यार्थियों से ही सर्वेक्षण कराना चाहिए कि ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो ऐसे होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, एक विद्यार्थी कहता है कि समोसे का आकार त्रिभुज जैसा है, वह ज्यामिति विवेचन में वेन हिले के अनुसार किस स्तर पर है। देखिए कोई बच्चा है, ठीक है, तो कोई बच्चा है उसे समोसा दिखता है, ठीक है, तो एक त्रिभुज आकार का त्रिभुज जैसा दिख रहा है, ठीक है, तो समोसा का आकार जो त्रिभुज जैसा है वह ज्यामिति विन हिल के यानी ज्यामितीय विवेचना में वेन हिले के अनुसार वह कौन सा स्तर है। 0 है, 1 है, दो स्तर है कि 3 स्तर है। तो चौथा स्तर पर है, तो जो ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है, तो वह 0 स्तर पर है, वह 0 स्तर पर है। जो पहला स्तर होता है, देखिए वेन हिले के जो दिए गए हैं, तो देखिए वेन हिले के स्तर 4 हैं, ठीक है, तो 4 हैं। और देखिए 4 है या 0 से स्टार्ट होता है, 1 हो 2 3, देखिए 1 2 3 फिर उसके बाद 4, ठीक है, तो 3 तक दिया गया है, ठीक है। लेवल 4 हैं, स्तर देखिए 3 है, ठीक है। तो देखिए कि 0 से लेकर 0 में क्या है, एक बच्चा है समोसा देखता है, वह किस किस स्तर पर है, तो वह 0 स्तर पर है। जैसे बच्चा आ जाएगा तो उसमें अगर देख लिया जाएगा उसमें तुलना करने लगेगा, ठीक है, तो तुलना। और तीसरा में क्या होता है कि मूर्त उसमें यानी नियम जान जाता है। तीसरा है जो काल्पनिक यानी कल्पना कर कर वह क्वेश्चन बनाने लगता है, तो ऐसे ही हैं, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला क्या प्रश्न दिया गया है, 8वां है, निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक रचनावादी गणित कक्षा का लक्षण माना जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 है गणितीय परिभाषाओं को कंठस्थ करने को उत्तम मान देना, अध्यापक का केवल सही उत्तरों को केंद्रित करना, ठीक है, तो विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटि को ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत समझना, ठीक है, स्रोत समझना। जो देखिए केवल अगर कहीं दिया है केवल तो ऑप्शन काट दीजिएगा, ठीक है, गणित परिभाषाओं में कंठस्थ है, देखिए ए भी नेगेटिव वर्ड है, इसे भी काट दीजिएगा, ए भी ऑप्शन गलत है। विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटि को ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत समझना, जो इसका राइट आंसर ए हो सकता है, ठीक है। तो अगला देख सकते हैं, अगला में क्या दिया कि विद्यार्थियों में प्रास्पशिक क्रियाओं को हतोत्साहित करना, देखिए जो जहाँ हतोत्साहित आएगा उसे काट दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, 3 सही होगा, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि गणित के स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो नेगेटिव वर्ड में पूछा है, गणित के प्रारूपों और संबंधों की पढ़ाई सम्मिलित है, ठीक है, तो सम्मिलित हैं। देखिए क्या दिखा कि गणित में प्रारूपों और संबंधों की पढ़ाई सम्मिलित है, देखिए सम्मिलित नहीं है, ठीक साथियों। गणित संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित है, संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित है, जी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जो यानी जो इसमें दिया गया, जो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग गलत है, यह नहीं पूछा है तो कौन सा नहीं है, तो ये गणित के संख्याओं को पढ़ाई की सीमित, देखिए गणित की जो संख्या वो सीमित नहीं होती है, या तो आप प्राइमरी में पढ़ाइए या तो जूनियर में, ठीक है, तो किसी भी बच्चे की लेवल हो उसकी सीमित नहीं होती है, तो इसमें सीमित कर दिया गया, तो इसका राइट आंसर यही होगा, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन देखिए पढ़ लेते हैं, गणित के अमूर्तीकरण और मानदर्शक दृष्टिकरण सम्मिलित है, ठीक है, तो सम्मिलित है, देखिए ए भी नहीं है, ठीक है। तो अगला ऑप्शन है कि गणित वास्तविक संसार से जुड़ा हुआ है, जी बिल्कुल नहीं, ठीक साथियों। जो गणित का वास्तविक संसार जुड़ा हुआ है, देखिए इस अकॉर्डिंग से इस ऑप्शन में जो अकॉर्डिंग प्रश्न पूछा गया उससे गलत है। देखिए इसमें क्या गणित वास्तविक संसार से जुड़ा हुआ है, जी बिल्कुल जुड़ा हुआ है, हर पहलू से हर सब ऑब्जेक्ट से यह जुड़ा होता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों में त्रिविम दिक् स्थान समझने को विकसित करने के लिए संभवतः उपयुक्त नहीं है। देखिए नहीं पूछा है, ठीक साथियों, हमको नेगेटिव ढूंढना है, कौन सा ऑप्शन नेगेटिव है, ठीक साथियों।
तो अगला प्रश्न दिया गया है, ठीक साथियों, इसमें देखिए कूट भाषा दिया गया, नहीं कूट भाषा नहीं दिया है। तो इसमें दिया है भारत में मानचित्र में, देखिए भारत के मानचित्र में विभिन्न शहरों के बीच की दूरी का परिकलन करना। ऑप्शन नंबर 2 क्या दिया गया है, यानी 10वां का जो 2 दिया गया है, परिक्रमा करना। देखिए ये हो सकता है सही। और अगला ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा, इसकी कल्पना करना कि दी हुई रेखाओं को मोड़ने में एक कागज का टुकड़ा कैसा दिखेगा, ठीक है, तो कैसा दिखेगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। निर्देश देना कि वे विद्यालय से घर कैसे जा सकते हैं। देखिए निर्देश देना जहाँ भी हो जाएगा वो नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो पेंसिल के ऊपरी दृश्य का पार्श्व दृश्य से सुमेलन करना। देखिए ये भी ऑप्शन नहीं, गलत है, ठीक है। तो मतलब इसके हिसाब से सही है, कौन सा सही नहीं है, तो यह देखिए ये है, यानी भारत के मानचित्र के विभिन्न शहरों के बीच की दूरी का परिकलन करना। ये देखिए प्राइमरी में नहीं होता है, ऐसे बच्चों को नहीं किया जाता है कि ऐसा किया जाए। क्या किया जाता है कि इसकी कल्पना कर दी जाए कि कल्पना की रेखाओं को मोड़ने से कागज़ का टुकड़ा कैसा दिखेगा। छोटे बच्चे होंगे और क्लास में पेपर अवेलेबल होते हैं, ठीक साथियों। तो कैसे, जैसे पेपर है ऐसे मोड़ दिया गया, ठीक है, तो पेपर है ऐसे से उसको मोड़ दिया गया तो कैसा दिखेगा, तो कहीं ना कहीं वह देख रहे हैं, ठीक साथियों, तो ऐसा हुआ, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कि समतल आकृतियों के क्षेत्रफल को मापने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए अभी नेगेटिव वर्ड पूछा है, ठीक है, तो नेगेटिव वर्ड पूछा है कि विद्यार्थियों को अवसर देना चाहिए कि वे विभिन्न सूत्रों की खोज करें। जी बिल्कुल देना चाहिए, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। तो कथन भी सही है, ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन सही का मतलब हमको नेगेटिव ढूंढना कि कौन नेगेटिव है, नेगेटिव, ठीक है। तो अगला कि क्षेत्रफल मापने वाले सूत्र को क्षेत्रफल के अनुमान से पहले पढ़ाया जा सकता है। जी बिल्कुल, यह अनुमान के द्वारा यह पढ़ाया जा सकता है, जी बिल्कुल है। मापने के औपचारिक मानकों, ठीक साथियों, जो 11 का दिया गया है। देखिए अनुमान क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल मापने वाले सूत्रों को क्षेत्र के अनुमान से पहले लगाया जा सकता है। देखिए सूत्र दिया गया है, अगर देखिए आपको क्षेत्रफल का सूत्र पता है तो अगर क्षेत्रफल का अगर एरिया का अगर दूरी नहीं पता है तो आप नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, तो नहीं निकाल पाएंगे, जो ऑप्शन ये गलत है, ठीक है। तो मानक, ठीक है, तो मापन के औपचारिक मानकों का परिचय और परिचालन के लिए एक ग्रेड पेपर लाभदायक साधन हो सकता है। जी बिल्कुल लाभदायक साधन हो सकता है। क्षेत्रफल मापने के लिए नियमित आकृति वाले चौपड़ बिछाना, टाइलिंग लाभदायक हो सकते हैं। जी बिल्कुल ये भी हो सकते हैं। तो हम लोग को नेगेटिव का भाई नेगेटिव खोजना है तो कौन है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया, अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से मुक्त सिरे वाले प्रश्न को पहचानिए। चलिए आपको मुक्त सिरे वाले के जैसे ऐसा देखिए 2 प्रकार के ये होते हैं। पहला होता है मुक्त सिरे वाले, ठीक है, तो दूसरा है बंद सिरा वाला, दूसरा होता है बंद सिरा वाले प्रश्न। तो मुक्त सिरा वाले ऐसे होते हैं, यानी बहुत से मतलब एक प्रश्न पूछा जाता है कि आपका यानी दिल्ली की विशेषता बताइए, ठीक है, तो दिल्ली की विशेषता बताइए, तो आप बताएंगे दिल्ली में राष्ट्रीय भवन है, वहाँ पर दिल्ली का लाल किला है, वहाँ के मतलब जितने भी दिल्ली में ये चीज़ होते हैं, मेट्रो चलता है, कहीं ना कहीं एक विशेषता एक प्रश्न से कई सारे बता रहे हैं। मुक्त बंद वाले एक होते हैं कि बस उसका आंसर एक ही होता है, ठीक है, तो बंद वाले उसका यानी उसका जो आंसर होता है बस एक ही होता है। जैसे दिल्ली की राजधानी कहाँ है, तो आप बताएंगे नई दिल्ली, ठीक है, तो भारत की राजधानी, ठीक है, तो भारत की राजधानी कहाँ है, तो आप बताएंगे नई दिल्ली, तो बस एक ही बता रहे हैं। तो यह मुक्त बंद वाले प्रश्न होते हैं। चलिए जो ऑप्शन देख लेते हैं कि एक गत्ते के डिब्बे का आयतन 480 मीटर है, यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 मीटर और 8 मीटर, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी, तो देखिए यह बंद मुक्त वाले प्रश्न है, ठीक है। तो
बंद मुक्त वाले प्रश्न है दोस्तों, तो इससे काट दीजिएगा, ठीक है। तो यह प्रश्न गलत है, जो ऑप्शन दिया गया है ये गलत है। दूसरा क्या दिया गया है कि एक गत्ते के डिब्बे की चौड़ाई उसकी लंबाई की 5 और ऊंचाई चौड़ाई के 3 गौड़ी है। तो देखिए ये भी मुक्त बंद वाले प्रश्न है। देखिए तीसरा का एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 480 मीटर है, इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो सकती है। देखिए अब इसमें देखिए आपको भुलवाने के लिए दे सकता है। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों यही है। देखिए खुले प्रश्न वाले हैं, ठीक साथियों, मुक्त नहीं, यह मुक्त सिरे वाले हैं, ठीक है। तो मुक्त सिरे वाले जो एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं। जैसे आप किसी बच्चे से पूछें कि एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 480 मीटर है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई क्या हो सकती है, तो बताएगा। देखिए इसकी चौड़ाई क्या हो सकती है, तो आप देखिए फार्मूला लगाएंगे कि चौड़ाई लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो 480 होगा। तो अनुमान लगाने का रहा था, अनुमान लगाने में बहुत सारे उसमें उत्तर आ जाएंगे, थोड़े उसके नियर अबाउट अगल बगल यानी उसके नियर अबाउट आ जाएंगे, प्रश्न उत्तर आएंगे, तो कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा उत्तर इसमें आएंगे, ठीक साथियों। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है गणित की अवधारणाओं को पदानुक्रमित संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए सही नहीं पूछा है, तो सही नहीं पूछा तो नेगेटिव ढूंढना है। गुणन का गठन योग अवधारणाओं पर हुआ है, ठीक है। तो अवधारणाओं पर हुआ है, ठीक साथियों। तो अगला दिया गया है, देखिए अवधारणाओं पर नहीं है, जी बिल्कुल सही है। जो गुणन का गठन है योग अवधारणाओं पर हुआ है, सही है, ठीक साथियों। ये भी जो प्रश्न दिया गया है ये भी सही है, ठीक साथियों, सही है। हमको नेगेटिव ढूंढना है। भाग का गठन व्यकलन की अवधारणाओं पर हुआ है, जी बिल्कुल सही है। पूर्णांकों का गठन प्राकृतिक संख्याओं के अवधारणाओं पर हुआ है, तो देखिए ये ऑप्शन गलत है। यानी पूर्णांकों का गठन प्राकृतिक संख्याओं से नहीं पूर्ण संख्याओं से हुआ है, ठीक साथियों। चलिए अगले पर चलते हैं। देखिए ऑप्शन गलत है। भिन्न का गठन दशमलव के अवधारणाओं पर हुआ है, जी बिल्कुल सही है। तो नेगेटिव बाई नेगेटिव कौन है, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक साथियों 13 का ना 13 का देखिए अवधारणाओं पर हुआ है। देखिए जो पूर्ण संख्याओं का प्राकृतिक संख्याओं के अवधारणाओं पर हुआ है, तो ये सही है। जो ऑप्शन नंबर 4 गलत है, ठीक साथियों। तो नेगेटिव है कि नहीं, नेगेटिव हो गया, ठीक साथियों। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया, प्राथमिक स्तर पर भिन्नों को पढ़ाने के लिए वांछनीय क्रियाकलाप को चाहिए, मतलब क्या चाहिए, भिन्न की प्रतिदिन की अवधारणाओं का कक्षा की पढ़ाई में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ठीक साथियों, हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। देखिए ये ऑप्शन गलत है, हस्तक्षेप होना चाहिए, ठीक है। तो यह पॉजिटिव प्रश्न पूछा गया है, तो हम लोग को पॉजिटिव ढूंढना है। प्राथमिक स्तर पर केवल, देखिए जहाँ केवल आ गया उसे पहले काट दीजिएगा, ऑप्शन पढ़ेगा, ठीक है। तो उस ऑप्शन को पढ़ना ही नहीं है। तीसरा क्या है, भिन्न की अवधारणाओं को विभिन्न स्थितियों में प्रदर्शित किया जा सकता है, जी बिल्कुल सही है। कि कोई भी भिन्न हो तो उसके भिन्न की अवधारणा हो तो किसी भी परिस्थिति में उसको प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक साथियों। महत्व दिया जाना चाहिए कि अंश और हर पृथक संख्या हैं। देखिए यह पृथक संख्या नहीं है, ये एक दूसरे से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन वांछनीय नहीं है। देखिए वांछनीय नहीं है, तो हम लोग को ढूंढना है कौन सा प्रश्न, नेगेटिव वर्ड। जो प्रश्न इसमें गलत होंगे, कथन गलत होंगे, वहीं उसका राइट ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अवधारणाओं की समझ के आकलन पर मोहर देना चाहिए, जी बिल्कुल देना चाहिए। जो अवधारणा हो गई उसके समझ के लिए आकलन पर मोहर देना चाहिए, ठीक है। तो देखिए एक विलक्षण परीक्षण प्रतिरूप ही अनुकरण करना चाहिए। देखिए विलक्षण दो दिया गया और नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो विद्यार्थियों के संदर्भ के प्रति आकलन को अति संवेदनशील होना चाहिए, जी बिल्कुल होना चाहिए, ये भी ऑप्शन सही है। यह आवश्यकता है कि सभी बच्चों को उनकी गणितीय रुचि के अनुसार चुनौती दी जाए।
जी बिल्कुल। देखिए ऐसा ना हो कि ये भी ऑप्शन सही है कि कोई बच्चा अगर प्राइमरी में अगर पढ़ रहा है, प्राइमरी में है, तो उसको आप 4th के सवाल देंगे, 5 क्लास के सवाल देंगे तो वह नहीं लगा पाएगा, ना ही वो समझ पाएगा। यानी उसके रुचि के हिसाब से उसको चुनौती देना चाहिए, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन गलत कौन सा है? तो ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर 2 गलत है। तो 15 का जो मतलब गलत का भाई गलत हो गया, ठीक साथियों। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो जो आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 15 क्वेश्चन, तो ये समाप्त होंगे। तो वीडियो कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त यार फ्रेंड के साथ इसे शेयर करेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।